तो आज का मेन फोकस रहेगा हमारा सारे फंडामेंटल्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, दैट इज वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, नेम स्पेसेस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स एंड इफ एल्स एंड ऑल। तो हम ट्राई करेंगे कि आज के उस टाइम जितना बचा है उसमें सब कवर अप कर सकें। ओके, ओके। तो फर्स्ट कम्स वेरिएबल्स। Variables are used to store information to be referenced and manipulated in a computer program। मतलब बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कोई ऐसा एक चीज होती है जिसमें आप कुछ स्टोर कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर बॉटल होती है, ठीक है, वो भी एक तरीके का वेरिएबल है। वो एक कुछ क्या स्टोर कर सकता है, वो एक लिक्विड टाइप आइटम। तो हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है कि मैं किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो ओके इसके अंदर हमें यूआई पाथ के रिलेटेड चार चीजें समझनी होंगी। तो वेरिएबल्स पैन या वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं क्या? हाँ, हो गई है। ओके। ओके, सो हमें वेरिएबल्स पैनल वेरिएबल्स के बारे में चार चीजें चेक करनी होती है। पहले ये समझना पड़ेगा वेरिएबल्स पैनल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एंड नेमिंग कन्वेंशन। ये चार चीजें हैं जो एक यूआई पाथ के उससे हमें समझनी है। बट ऑन अ ग्लोबल लेवल अगर कोई कहे कि वेरिएबल क्या है, तो इट इज समथिंग दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड वी कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस वेरिएबल। ओके, ओके। तो अब पहले समझते हैं वेरिएबल पैनल क्या है। हम जब स्टूडियो में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टैब है वेरिएबल्स। यहाँ पे ये है हमारा वेरिएबल पैनल। अब मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इवन मैं कोई एक वेरिएबल क्रिएट भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए मुझे एक स्कोप बनाना पड़ेगा पहले। स्कोप इज जस्ट लाइक अगर मैं कोई सीक्वेंस ऐड कर देता हूँ तो ये इसका एक स्कोप हो जाएगा कि इस सीक्वेंस के अंदर कौन कौन से वेरिएबल बनेंगे। नाउ लेट्स से ओके। आई क्लिक ऑन क्रिएट वेरिएबल एंड मैंने इसको नाम दे दिया वेरिएबल वन ओनली। नाउ इसका एक वेरिएबल टाइप है। ओवर है हम यहाँ से मल्टीपल वेरिएबल चूज कर सकते हैं। एक जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग मतलब कोई भी सेंटेंस, ठीक है। अगर हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कहें तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वैल्यू, इंटीजर, नंबर, वर्ड्स, कैरेक्टर्स जो डबल क्वोट्स के अंदर हो उसको हम एक स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है। ओके। देन इन 32 मीन्स इंटीजर्स, नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 100 1000। बट ध्यान रखना कि ये नंबर हमारा डेसिमल में नहीं होगा, इट वुड बी होल नंबर। ओके। Then let's say boolean. Boolean is a conditional type of ट्रू और variable, फॉल्स। true or false, right? Then comes object, something more powerful than these three. Object is something कि कुछ भी, it can store anything within itself. So something like I can say object dot a could be its property name, कुछ भी तुम दे सकते हो। ऑब्जेक्ट है, इसकी एक ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्लास है, प्रॉपर्टी है, लेट्स से नेम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम। सेल्फ डिफाइन होता है एंड मैं उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यूज के लिए असाइन कर सकता है। Fish, just हम्म, provide the example of this object. ऑब्जेक्ट, ओके। तो फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट एन एक्सेल फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ये सब मेरे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लूंगा तो इट वुड बी लाइक ऑब्जेक्ट डॉट ए। अगर मैं करता हूँ तो मुझे ये 1 असाइन करेगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डॉट बी मेरे को 2 असाइन करेगा, 2 वैल्यू मिलेगी। ऑब्जेक्ट डॉट सी मेरे को 3 देगा। इट्स लाइक अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहें ना तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखा जाता है कि एक क्लास होती है। फिर एक नोटपैड खोलते हैं। प्रोग्रामिंग में कैसे कहते हैं, क्लास होती है, क्लास के कोई फंक्शंस होते हैं। लेट्स से मेरे पास है एक फंक्शन वन, ये इसका कुछ काम है।
मैं अभी जो ये लिख रहा हूँ ना, ये पाइथन के उसमें लिख रहा हूँ। ओके। ओके, एंड लेट्स से मेरे पास एक और फंक्शन है कोई, उसको मैं कह देता हूँ फंक्शन 2, और इसको मैंने नाम दे दिया। ये सारे हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, यू मीन, राइट? हाँ, ये एक प्रोग्रामिंग के लैंग उसके उस अंडरस्टैंडिंग से, नॉट यूआई पाथ। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं या मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इस सबको एक्सेस करने के लिए आप क्या बनाते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट। एंड ओके। नाउ ये ऑब्जेक्ट कुछ भी एक्सेस कर सकता है, लाइक इफ आई से ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल 1, तो इसका मतलब है 3, मैं उसको रेफरेंस कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 1, तो मैं फंक्शन 1 को एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, ओके। तो जनरली ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर यूआई पाथ में कहें तो ऑब्जेक्ट के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट और लाइक अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मल्टी कई चीजें होती है, बट बेसिक ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमें ये समझनी है कि एक ऐसी चीज है जिसके पास ग्लोबल पावर है, वो अपने अंदर किसी भी टाइप का कुछ भी स्टोर कर सकता है। ओके। और ऑब्जेक्ट्स के भी बहुत टाइप होते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, ओके, अभी हमारा ये हो गया लाइक वेरिएबल टाइप। देन कम्स स्कोप। स्कोप क्या होता है कि एक लेवल होता है कि किस लेवल तक कौन से वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। मतलब जैसे एक ये मानो मेरा है सीक्वेंस नंबर 1। ओके, एंड इसके अंदर मैंने एक, यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास एक वेरिएबल 1 है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक और सीक्वेंस डालता हूँ, इसको मैंने नाम दिया सीक्वेंस नंबर 2, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से वेरिएबल 2, इसका स्कोप है सीक्वेंस 2। नाउ आई विल रिपीट दिस। एक और सीक्वेंस बना लिया हमने, इसको हमने दे दिया नाम सीक्वेंस 3, एंड अभी एक और वेरिएबल बना दिया वेरिएबल 3। अभी क्या है हमारे पास, वेरिएबल 3 है हमारे सीक्वेंस 3 में, 2 और 1 भी विजिबल है। तो इसका रीजन क्या है कि इनका स्कोप बड़ा है। जैसे वेरिएबल 1 है, उसका मैक्सिमम स्कोप है, वो खुद में और उसके अंदर आने वाली सारी एक्टिविटीज में अवेलेबल है। सीक्वेंस 2 के अंदर जो बनाएंगे वो उसके अंदर और उसके अंदर वाले एक्टिविटी के अंदर विजिबल रहेगा। मतलब यहाँ पे जैसे जो वेरिएबल 2 है अभी से वो दिख रहा है और वेरिएबल 1 दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल 1 पूरे में अवेलेबल है एंड सीक्वेंस 2 में वेरिएबल 2 अवेलेबल है। बट जो सीक्वेंस 3 का वेरिएबल है वो सिर्फ उसी के अंदर तक है। ये समझ रहे हैं? तो हाँ। स्कोप डिफाइन करता है कि कितनी रीच है। इसको बाहर ऐसा समझ के, जैसे प्लस साइन है ना, यहाँ पे वो वेरिएबल बन गया, वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक है। वेरिएबल 3 यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। देन अगर हम वेरिएबल 2 की कहें तो वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो जैसे ही मैं सीक्वेंस 2 करूंगा तो मेरे पास वेरिएबल 2 की बाउंड्री आ जाएगी। और सीक्वेंस 1, उसके अंदर जो है हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस 1 का है, इसके अंदर वाले के हम पे वेरिएबल्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में आ सकता है, चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जा सकता, जस्ट लाइक जीन्स। ओके। ठीक है, जीन्स हमारे हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हम उनको नहीं देते हैं। राइट। तो दैट इज अबाउट वेरिएबल्स। हम इसका स्कोप क्यों डिफाइन करते हैं, दो रीजन होते हैं। पहला तो होता है कि कुछ डेवलपर्स स्कोप को परमानेंटली पेरेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे उनको क्या बेनिफिट होता है कि उनको जो है, जब अपना बॉट किसी और को शिफ्ट करते हैं तो पर्सन को एक एक के अंदर जाके नहीं देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं, एंड वो एक बार में उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड दूसरा टाइप ऑफ डेवलपर जो मेरे तरह के होते हैं, हम क्या प्रेफर करते हैं कि जिस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट जहां तक है सिर्फ उसका स्कोप उतना ही रखूं। इफ आई वांट टू यूज वेरिएबल 3 इन सीक्वेंस 3 ओनली, इसका स्कोप सिर्फ इतना ही होना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है, एक मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इज लाइक
यहाँ पे वेरिएबल बना एक इसको मैं समझाने के लिए ना एक बार के लिए वो यूज करता हूँ, एक सेकेंड। वो तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जब भी कोई चीज बनाते हैं ना हम, तो वो एक मेमोरी क्रिएट करता है हमारे सिस्टम में, हमारे बॉट के अंदर। तो हमारा काम होता है कि उसको जितना ज्यादा हम कम कर सकें, कम से कम मेमोरी यूज करें, उससे हमारा सिस्टम अवेलेबल रहेगा। इसको क्या करें, पूरा सेलेक्ट कर लें। ओके, डिलीट। और ये भी ओके। तो मेरे पास जैसे ये एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये मैं वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ। अब ये वेरिएबल कैसे बनेगा, ये पहले सबसे हमारे सिस्टम के अंदर एक मेमोरी क्रिएट करेगा। ये मेरा हो गया एक सिस्टम, एंड इस मेमोरी के अंदर ये अपना डेटा स्टोर करेगा, जितना भी डेटा है। तो अब अगर मेरा इस मानो कि मैंने क्या करा, ये वेरिएबल मैंने स्कोप 1 में यूज बनाया, तो यहाँ पे मेरे पास एक मेमोरी बन गई, ठीक है। अब मेरा इसका मैंने यहाँ से शुरू करा, मैंने काम किया खत्म, और अब मैं आ गया मेरे बाहर वाले स्कोप में, दैट इज सीक्वेंस नंबर 2। तो अभी अगर मैंने इसका स्कोप ग्लोबल रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये मेमोरी अभी भी कंज्यूम रहेगी इवन इन सीक्वेंस 2, इवन तो मेरे को इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, अब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल मेमोरी स्पेस भरता जाएगा, भरता जाएगा। तो इससे एक ये चीज होती है कि बॉट की स्पीड या एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एज अ डेवलपर आपके सिस्टम का मेमोरी भर रहा है। एंड प्रॉब्लम क्या रहेगा कि अगर मानो कि तुम्हारे सिस्टम पे कोई बहुत हैवी एप्लीकेशन यूज हो रही है, ठीक है, जस्ट इन सिनेरियो, एंड वहां पे ऑलरेडी तुम्हारा बॉट तुमने ऐसा बनाया कि वो बहुत मेमोरी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इवन दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उससे तुम्हारा सिस्टम स्लो होगा, एंड सिस्टम के स्लो होने से फिर तुम्हारे बॉट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेफरेंस क्या रहती है कि अब मेरा अगर मानो कि S1 का वर्क खत्म हो गया, आई डोंट मतलब सीक्वेंस 1 के थ्रू जो वेरिएबल बनाया था वो मुझे चाहिए ही नहीं है बॉट, तो जस्ट रिमूव इट। तो हमारे पास कितना सारा स्पेस आ जाएगा, गॉट इट। गॉट इट। तो इसीलिए प्रेफरेंस रहती है कि हमारा जो भी वेरिएबल है उसका स्कोप हम वहां तक रखें जहां तक उसका यूज है, एंड देन तुम चाहो तो उस वेरिएबल को री उसी सेम नेम को रीयूज कर सकते हो। मेरे को सीक्वेंस 2 में वेरिएबल 3 चाहिए, मैं यहाँ भी एक वेरिएबल 3 बना सकता हूँ, इन इसका कुछ और यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। ओके, देन कम्स अबाउट वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशन। तो वेरिएबल्स को लिखने के भी तरीके होते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पहली चीज, कभी भी वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता। आई कैन नॉट से 1 2 3 वेरिएबल, एक एरर देगा मेरे को। ओके। अगर मेरे को कभी एक वेरिएबल का नाम लिखना है, तो दो प्रैक्टिस होती है। एक तो जैसे कैमल, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कैमल केस प्रैक्टिस, कि फर्स्ट लेटर हमेशा मेरा कैपिटल होगा, लेट्स से समथिंग लाइक दिस वेरिएबल नेम। इस तरह से मैं कोई भी वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन करता हूँ कि जैसे मेरा कोई भी कीवर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल विदाउट एनी स्पेस, ओके। और कुछ जगह पे लाइक अगर तुम यूआई पाथ में हो, तो क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल टाइप डिफाइन है, तो मैं प्रेफर नहीं करता। बट एक और प्रैक्टिस रहती है कि अगर हमारा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे वेरिएबल, फर्स्ट उसका डेटा टाइप इन शॉर्ट फॉर्म str अंडरस्कोर, देन हमारा वेरिएबल नेम। सिमिलरली अगर मेरा मैं यहाँ पे मान लो कि ये होता int32, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, बता। हेलो इन कहता है, 32, इन 32। नहीं, सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म,
इंट इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम। अब क्योंकि जैसे इंट 32 है ना, इंट इसका मतलब है एक इंटीजर ऑफ 32 बिट। आई गेस हमारे पास और भी होते हैं, अगर मैं इंट चेक करूं तो हमारे पास इंट 16, इंट 32, इंट 64 भी होता है। ठीक है, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम यहाँ पे इंट डिफाइन करेंगे। जैसे इसको भी मैं लिखूंगा इंट अंडरस्कोर वेरिएबल 4। ओके, ओके। देन हमारे पास आता है डिफॉल्ट पैनल, कि हम किसी भी वेरिएबल की एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। इन 32 में हम है ना कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। हम्म न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है। हाँ, फिर ये 16 और 64 क्यों अलग से मतलब डिफाइन अच्छा किया? ठीक है। तो इनका जो साइज होता है 16, 32, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, 32, 64। ये इसलिए होता है कि कितने बड़ा नंबर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब जब हम एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझें अगर, तो मेरे को एग्जैक्ट वो तो याद नहीं कि कितना होता है। जैसे मानो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी एक रेंज होती है जो हमारे int 32 या int 64 बिट के अंदर स्टोर हो सकती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा बहुत ही बड़ा नंबर है, लाइक लिटरली बहुत बड़ा, जो हमें कभी हमने यूज में नहीं आता ISNR के, तो हम उसको 64 बिट्स में स्टोर करते हैं। ये बिट्स डिफाइन करती हैं यहीं पे। जैसे जो ये मेमोरी वाला बताया था ना, हाँ। तो मेमोरी वो क्या करता है, कोई वेरिएबल बनाया, उसने एक मेमोरी यूज करी। मेमोरी कंप्राइजेज ऑफ बिट्स, छोटे छोटे बिट्स होते हैं और उनकी एक लोकेशन होती है। यू कैन से एक 8 बिट्स जो होती है वो एक इंटीजर स्टोर करता है, बिट्स एंड बाइट्स। तो बिट्स एंड बाइट्स जिसके अंदर हमारा एक्चुअल में मेमोरी स्टोर होता है। जब हम int 32 कहते हैं तो अज्यूम उसका साइज इतना होगा, और अगर मैं 64 कहूँ, उसका साइज उसका डबल होगा। ओके। तो मुझे जितनी ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी मैं उतना करूँगा। अब जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 मिलियंस, ये सब नॉर्मली इसमें आ जाते हैं। बट जो बहुत लेंदी हो जाता है तो हम उसके लिए N64 यूज़ करते हैं। ओके। तो जनरली तेरे को इसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब कि नॉर्मल क्योंकि आती है। मेरे को पता नहीं है कि ये वाली वैल्यू है ना इन 32 में आएगी या इन 62 में। हम्म बट हम्म। जैसे सपोज बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन मैं उसे इन 32 में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को कोई एरर देगा क्या? हाँ, तो ऐसा होगा कि अगर मानो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वो सिंपली कहेगा कि साइज इज नॉट ऑप्टिमाइज, लाइक इस साइज के अंदर नहीं आ पा रहा, उसको एक एरर दे देगा। देन यू कैन सिंपली चेंज इट टू N64। So generally in normal RP development you will always use Int32 only। ओके। ठीक है, एंड अगर कभी मिलता है कि भाई इन एनी सिचुएशन कभी आ गया कि इसका साइज नहीं है, तो तुम उसका साइज बढ़ा लो, Int64 ले लो। ओके। ठीक है, एंड देन UI पाथ कहाँ गया, देन व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट डिफॉल्ट वैल्यूज। तो कोई भी एक वेरिएबल होता है, तुम उसकी चाहो तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि कभी मत करना सेट। एंड इसको जनरली सिर्फ डिफॉल्ट तब सेट करते हैं अगर हमें टेस्टिंग करनी हो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब हो गया, अगर यहाँ सीक्वेंस 1 पे गए, मैंने यहाँ पे इसको एक वैल्यू दे दी हेलो, तो अभी मेरा वेरिएबल नेम वाला जो वेरिएबल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूंगा तो ये मुझे कह देगा नन, इट इज नॉट इनिशियलाइज, या इसमें कोई वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी दे देगा। बट वेरिएबल 2 में वो मुझे हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके। then we have defined variables panel, types of variable is done, scope of variable is understand, and naming convention is also understood, right? राइट। Cool. Now we have also understood the different data types. For this many more, what you can explore over here, like if you click on this variables type, then browse for types. Here you will find all different kinds of variable data types available. तो लाइक ये सब जो है ये हमारी क्लासेस हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ डेटा टेबल, तो हमें अलग अलग तरह के डेटा टेबल के टाइप्स मिलेंगे। लाइक एक ये हमारी क्लास हो गई, एक माइक्रोसॉफ्ट की क्लास हो गई, एक नॉर्मल सिस्टम डॉट डेटा हो गई जो एक बाई डिफॉल्ट यूज होती है। तो इसके अंदर भी हमारे पास
मल्टीपल क्लासेस हो गई, इसके अंदर भी लाइक डेटा टेबल रिलेटेड मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। तब अगर जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँ कलर, ओके, तो कलर के उसमें भी हमारे पास डेटा टाइप होता है कि किस तरह का कलर है, किसका डेटा टाइप है। एवरीथिंग हैज अ डेटा टाइप टू इट। ओके, ओके, then another important data type in this is date time and generic. So a generic data type is something which can store your integers, string or boolean value or date time value. So like a generic data type can store all these four inside it. Okay, and date time is a variable which stores the any date time format, like it can be today's date, then you can manipulate it to get any date in the future or in the past, okay, just like a calendar. got it. Then comes arguments. So arguments are similar to variables which are used to pass stored information from one workflow to another. And there are three types of arguments: in argument, out argument, in out argument. So to understand it better, let's delete it. I will use a message box in this. I will type over here in argument 1, right click and extract as workflow. Create. Now what I will do, I will create this one as an argument. Control A, Control X, Control M. So this way, this in argument 1 has been created as an argument. Control M is a shortcut key to create any argument. Okay, Similarly, for variables, there is Control K. Now, argument is just like an variable. It's just that argument is used to pass between two different workflows. Like if I am using a variable that is going to work inside the same workflow. Workflow, whenever I say workflow, that is this YAML file. Okay. And when we use argument, when we want to pass information between workflows. So like over here, the argument type I can state as string, its direction is inside, and now if I go to main, click on import arguments. Right now it is not showing, so for that I will have to save it. Now you see it has become highlighted with orange color, so that means there is something has been updated in the import arguments. Now I will pass a message, click on OK, and for showing you, let's debug it. So what it is going to do, it is going to take value from the main XAML, pass it to the sequence XAML. See what has happened? First, it started with this sequence, then it invoked this sequence one, which is the different file, and over here it came to this message box, and the value we passed in the main came up in the next sequence. Okay. okay, Now, things to understand about arguments is there are three kinds of arguments. One is in, we have seen how it works. The second one is out arguments. So, as a best practice, again, what you are going to do, first define in. If it is a if the direction is inside, you are getting the argument from some XAML. If it is an out argument, use direction as out and a prefix as out underscore. Okay. okay, And there is one more which is input output IO. So it means it is going to come from outside. We will update it in the XAML and push it outside again. So let's try to implement this
Here I will use out argument 2 equals this, and one more assign activity. So for this IO argument 3, so something will come from outside. Now what I want to append that with my out argument 2 and push it back. Now go back over here. In what we will do for this out argument 2, now we will create a variable control K. Now I will say call it variable 2, and for this we are going to pass something initially, so that would be a variable. Okay, a question: why do you think we are passing a variable over here instead of a value for IO argument? Repeat the question. Do you understand, like, why we are passing a variable over here instead of a value like initially we did with the in argument 1? एक वेरिएबल में भी तो एक वैल्यू डिफाइन कर रखी है ना। हाँ, वैल्यू डिफाइन कर रखी है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं दे देता? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ केतन। अगर वैल्यू देगा तो अगर फ्यूचर में वैल्यू चेंज होगी तो प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वो तो एक वो रहता है कि अगर फ्यूचर में चेंज होगी, अभी लेकिन ये अभी गलत दे रहा है, इनवैलिड एक्सप्रेशन। मैं इन आउट के अंदर कोई वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं दे सकता, नाइदर इन आउट आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि जब इन आउट है तो इन के वक्त तो डेटा जा सकता है अंदर, ठीक है, बट जब बाहर वहां से आएगा तो हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्टोर नहीं कर सकते। वी नीड समथिंग ओवर हियर जिसमें वो डेटा स्टोर हो जाए। समझ रहे हो? लाइक एक स्ट्रिंग क्या है, वो एक खुद डेटा है। डेटा कैन नॉट स्टोर अ डेटा। एक डेटा को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल। तो जब हम अंदर भेज रहे हैं तो अंदर हम डेटा भेज रहे हैं, हम उसको चाहे डायरेक्ट डेटा दें या किसी वेरिएबल के थ्रू दें, बट जब हमें अंदर से कुछ बाहर आ रहा है तो हम उसको स्टोर करेंगे कहीं पे। हम डायरेक्ट डेटा को डेटा में स्टोर नहीं कर सकते, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज वेरिएबल करेंगे। लेंगे, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल 3 की वैल्यू भेज रहा हूँ अंदर, तो मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन कर देता हूँ, प्री डिफाइंड मैंने यहाँ पे दे दिया केतन। वेरिएबल 2 को मैं दे देता हूँ, मानो मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया। अभी हमारे पास वहां से दो वेरिएबल आएंगे सीक्वेंस में से। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेरिएबल 2 प्लस जो ये जो VBCRLF लिख रहा हूँ, ये जस्ट एक न्यू एंटर है। ठीक है, इसका मतलब इसे एंटर होता है। अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो पिछली बार की तरह इसने हमारा एक वैल्यू ली, केतन प्रिंट कर दिया वेरिएबल 1 इन आर्ग्यूमेंट 1 के लिए। देन अभी इसका काम है कि आउट आर्ग्यूमेंट 2 को त्रिवेदी सेट करे, एंड IO आर्ग्यूमेंट 3 के लिए जो भी वैल्यू वहां से आई है उसमें आउट आर्ग्यूमेंट 2 ऐड कर दे। तो इट शुड बी केतन त्रिवेदी। तब देखो हमारा जो वेरिएबल 2 है उसकी वैल्यू आई है त्रिवेदी, और वेरिएबल 3 की वैल्यू आ गई केतन त्रिवेदी। जबकि हमने क्या करा था, हमने वेरिएबल 2 में गुड मॉर्निंग लिख रखा था। तो समझे क्या हुआ? जो वेरिएबल 2 की वैल्यू है वो ओवरराइट हो गई हमारे सीक्वेंस 2 में, और जब ये आउट आर्ग्यूमेंट के थ्रू बाहर आई यहाँ इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स में, तो ये ओवरराइट कर दिया इसने, गुड मॉर्निंग की जगह कर दिया त्रिवेदी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। इसका ये नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है जस्ट कि हम अगर कोई वेरिएबल इनसाइड जा रहे हैं, या मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हम किसी वर्कफ्लो में देंगे तो उसको इन आर्ग्यूमेंट देंगे। जिसको ऐसा समझ लो कि मैंने एक सीक्वेंस बनाया, अब अगर कोई वैल्यू मेरे को बाहर से आनी है तो मैं उसे इन अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट लिखूंगा। कोई वैल्यू बाहर जानी है तो उसे आउट अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट लिख दूंगा। और अगर
वो पास होनी है, लाइक बाहर से आएगी और अपडेट होके वापस बाहर जाएगी, तो मैं IO अंडरस्कोर लिख दूंगा। ठीक ओके, है, ठीक है। कूल। देन कम्स नेम स्पेस। तो बेसिकली नेम स्पेस क्या होते हैं, एक तरह की क्लास का भी पेरेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था ना, ये फंक्शन एक कोड डिफाइन करा, एक क्लास के अंदर हम कुछ चीजें लिखते हैं और उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज होता है। अब नेम स्पेस एक इसका भी पेरेंट होता है। इसके अंदर एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं, ठीक है, क्लास 2, क्लास 3, और ईच क्लास के अंदर अगेन फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो बेसिकली नेम स्पेस क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे जाएं, इंपोर्ट सेक्शन में जाएं, तो यहाँ पे इंपोर्टेड नेम स्पेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा है, ये एक तरह की क्लास है। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए एक बार एक वेरिएबल बनाया हमने एंड इसके यहाँ पे ब्राउज फॉर टाइप्स किया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं सिस्टम डॉट डेटा, तो ये जो है सिस्टम डॉट डेटा, ये हमारा हो गया एक नेम स्पेस। इसको हम कह सकते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, देन उसके अंदर हमारे मल्टीपल फादर्स आ गए, ये हो गई हमारी क्लासेस। सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट कॉमन डॉट ODBC डॉट SQL, ये सब हमारी मल्टीपल क्लासेस हैं। और ईच क्लास के अंदर हमारे पास होंगे मल्टीपल फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस जो हैं अपना अपना इंडिविजुअल कोई इनका एक्शन करते हैं। फंक्शन मैंने बताया था शायद कल, फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा एक कंपाइल्ड कोड होता है जो एक सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके। तो ये जैसे हमने एग्जांपल देख लिया सिस्टम डॉट डेटा का, उसके अंदर हमारे पास डेटा टेबल, डेटा कॉलम, डेटा रो, ये सब फंक्शंस हैं जो आगे यूज हो सकते हैं। तो इनको चेक करने के लिए हम इंपोर्ट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो नाउ आर यू क्लियर विद वेरिएबल्स, आर्गुमेंट्स एंड नेम स्पेस? हाँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन ना मतलब जनरली मेरे को वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा। तो एक बार मेरे को वापस से रीट्रेट करेगा कि क्या समझ में आया, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स में कोई भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का एक डेटा टाइप होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग एंड बूलियन जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके देन बाद में आर्ग्यूमेंट्स। आर्गुमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स अगर हमें किसी भी एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस पे अगर वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे। ओके, अगर वो सीक्वेंस मानो कि एक ही वर्कफ्लो के अंदर है तो? हाँ, तो भी पास कर सकते हैं ना। नहीं, यहाँ पे देखो, जो मतलब समझा सही है बट बोलते वक्त टर्मिनोलॉजी गलत यूज करी है। अगर मेरे एक ही वर्कफ्लो है, वर्कफ्लो के अंदर वेरिएबल्स का यूज होता है, एंड अगर मुझे एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो में वैल्यू भेजनी हो, तो मैं आर्ग्यूमेंट्स यूज करूंगा। लाइक अगर एक सीक्वेंस है, इसी के अंदर मैं एक और सीक्वेंस ऐड कर दूं, तो यहाँ पे ये दोनों सीक्वेंस सेम वर्कफ्लो के अंदर हैं। ठीक है, एक सेम जो हमारा ये है, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ ना, तो इजी रहेगा शायद समझना। मैं इसको कह देता हूँ वर्कफ्लो। तो अगर एक वर्कफ्लो के अंदर है कुछ, तो उसमें हम ऑलरेडी दोनों सीक्वेंस एक वर्कफ्लो में है, तो मैं इनके अंदर वेरिएबल्स यूज करूंगा। बट अगर मैं किसी डिफरेंट वर्कफ्लो से दो वर्कफ्लोज के बीच में वैल्यू पास करना चाहता हूँ फ्रॉम मेन टू दिस वर्कफ्लो, तो मैं आर्ग्यूमेंट्स यूज करूंगा। आर्ग्यूमेंट्स यूज करूंगा, यस। ठीक है, यस। ओके। देन व्हाट आर नेम स्पेस? नेम स्पेसेस टू डिफाइन, मतलब किसी भी तरीके का अगर हमने कोई भी वो लिया है ना वेरिएबल्स। वेरिएबल, तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे हम, उसका मतलब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे नहीं, ताकि
नहीं, दैट इज लिखने का तरीका, उसको हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। ओके। मतलब वो तो एक बेस्ट प्रैक्टिस हो गई कि हाउ यू विल राइट अ वेरिएबल नेम और एन आर्गुमेंट नेम। ओके, नेम स्पेस क्या होता है, बस एक समझने वाली बात है कि एक नेम स्पेस है वो कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे सारे डेटा टाइप्स आते हैं, ऐसा समझ सकते हो। ओके। तो अगर अगर मैं थोड़ा को थोड़ा क्लियरली समझाना चाहूँ, तो अगर यहाँ से मैं कोई नेम स्पेस डिलीट कर देता हूँ इंपोर्ट्स में से, लेट्स से मैं एग्जांपल लूंगा सिस्टम डॉट डेटा का, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैं मेरे यहाँ रोबोट में डेट इसके अंदर जितने भी आने वाले फंक्शंस और डेटा टाइप्स हैं, लाइक डेटा टेबल्स, डेटा कॉलम्स, तो मैं उनको यूज नहीं कर पाऊंगा। ओके। ओके। ओके, देन कम्स ऑपरेटर्स। तो एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, विल जस्ट टेक अ वाटर। ओके, so we are back. So now comes operators. Operators are special symbols in programming language that carry out arithmetic or logical computation. So by arithmetic or logical computation, we mean like addition, subtraction, division, जो हमने हमारी मैथ्स में पढ़े हैं स्कूल टाइम पे। रिलेटेड टू मैथ्स। यस। ओके। तो इन ऑपरेशंस का हम जब यूज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स। Let me give an example. Let's remove this. So like हो गया माइनस, डिवाइड, नॉट मल्टीप्लिकेशन। के लिए हम ये यूज करते हैं मॉड्यूलस, डिवीजन। ओके, इक्वल्स टू हो गया। एक छोटा सा डिफरेंस है, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें चेक करना है कि दो चीज सेम है क्या, ठीक है, तो हम चेक करते हैं ए इक्वल इक्वल बी। ओके, ये प्रोग्रामिंग के उस स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है तो मैं कहता हूँ ए इक्वल बी। ए इक्वल इक्वल बी, आई एम डूइंग अ कंपैरिजन, एंड ए इक्वल टू बी, आई एम असाइनिंग बी टू ए। ओके, बट जब हम एक यूआई पाथ में कहते हैं, अगर मैंने कहा ए इक्वल इक्वल बी, तो दिस इज इनवैलिड, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अगर मुझे चेक करना है कि a इक्वल्स टू बी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस वुड बी कंपैरिजन फॉर नॉन स्ट्रिंग वैल्यूज। फॉर नॉन स्ट्रिंग वैल्यूज। एंड अगर मुझे कोई स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो मैं करूंगा लाइक डॉट ए इक्वल्स बी। ओके, और अगर असाइन करना है, जैसे यहाँ पे हम ए इक्वल्स टू बी करके असाइन कर रहे थे, तो असाइन के लिए हम हमेशा सिर्फ हमारी असाइन एक्टिविटी यूज करेंगे। ओके, ओके। so these are operators. Then the value that the operator operates on is called operand. मीन्स जब यहाँ पे मैं जो a यूज कर रहा हूँ, b यूज कर रहा हूँ, ये मेरे होंगे ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर वो फंक्शन हो गया, वो फंक्शन जिस पे अप्लाई हो रहा है वो ऑपरेंड हो गया। ओके, ओके। then operators in UiPath are based on Visual Basic and uses the same syntax as well. Generally can be classified into arithmetic operators and logical operators. तो देखते हैं कि अभी arithmetic operators कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया पावर साइन, अगर लाइक मैं लिख ये ऑपरेटर यूज करता हूँ
तो क्या होगा, 2 to the power 3 दैट इज 8। ओके, ओके प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं, जो स्टार साइन होता है उसको एस्ट्रिक कहते हैं। ओके देन स्लैश इज फॉर डिवीजन एंड मॉड इज फॉर मॉड्यूलस। Modulus means like remainder function. So if I say 8 modulus 2, that would be 0. But if I say 4 modulus 3, that would be 1. Okay. ओके Then comes logical operators. So have you read about gates ever? Like AND gate, एंड OR गेट, gate? नॉर गेट, नैंड गेट, यस Yes. यस। So what do you understand by AND gates? आई डोंट नो एक्चुअली। Okay. So first logical operator is like equals to sign. It is to check whether two variables are equivalent. Okay. ओके Then this less than sign and greater than sign, it means a not equal to. So let me just put it over here, right over here. Now let's say I have got a equals to 3 and b equals to 5. Now when we say a equals ए to b, इक्वल्स टू बी। this will give me a boolean value as an output. Okay, remember always logical operators will give you either true or false. Okay, राइट। so now a equals to b, what would be the output? बी इज ग्रेटर देन 3। No, so what I'm saying, what is the output of this logical operation? This is going to give me a true or false. या ट्रू और फॉल्स। So what will be the output? A equals to फॉल्स b, फॉल्स 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 फॉल्स। false. Then if I say a not equal to b, ट्रू great. Then a greater than b. फॉल्स Now again a less than b, ट्रू a greater than equal to b, फॉल्स a less than equal to b. ट्रू Now a and b. Now here comes the twist. तो ए एंड बी, एंड और जो एंड और ऑपरेटर होता है, या हो गया हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हो गए, एंड हो गया, और नॉर, एक्सॉर। तो इनके ये फंक्शंस जो हैं हमारे बुलियन वैल्यूज पे काम करते हैं। इनके लिए जनरली क्या होता है, अगर कोई वैल्यू 0 है उसका मतलब है फॉल्स। अगर जीरो के अलावा कुछ भी है, बी इट 1 2 3 100, तो दैट वुड बी ट्रू। ओके, एंड जब हम ए एंड की बात करते हैं, तो अभी हम जैसे अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो ए है उसकी वैल्यू है ट्रू एंड बी की वैल्यू है ट्रू। ठीक है, तो ए एंड बी चेक करेगा कि क्या हमारे दोनों वैल्यू ट्रू है क्या, तभी ये हमें ट्रू देगा। अगर एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स होती है तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। लेट्स से इफ फॉल्स इट इज होगी। फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नाउ सिमिलरली टेल मी, इफ दिस इज आल्सो फॉल्स, देन व्हाट वुड बी द आउटपुट? ट्रू नहीं, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो इट इज फॉल्स, दैट इज योर एंड लॉजिक। ओके ओके, अगर हमें चाहिए ट्रू, तो हमें चाहिए होगा कि ए और बी दोनों हमारे ट्रू होने चाहिए। अगर ये मेरा ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तभी मेरा जो है ए एंड बी ट्रू होगा। ठीक है, ओके क्या होगा, यूज टू चेक मोर देन वन कंडीशन बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। इसका ये क्या होता है कि मतलब ये तो हो गया इसका वर्किंग नेचर। अब एंड को हम यूज कब करते हैं, अगर हमें दो एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो कि वो सारी कंडीशंस ट्रू हैं। लाइक ए मेरी एक कंडीशन है, इसको हम थोड़ा और डीप में जाएं। लेट्स से एक कंडीशन हो गई 3 greater than 4, फिर 3 greater than 5, ये मेरी एक कंडीशन है। नाउ आई वांट टू आल्सो चेक कि
3 शुड बी ग्रेटर देन 1। मैं किसी एक पर्टिकुलर वर्क एक्शन को करने के लिए, मतलब अगर ये दो कंडीशन ट्रू होती है तो मैं चाहूंगा कि मेरा एक्शन 1 परफॉर्म हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एंड लगा दूंगा। तो इट इज गोइंग टू चेक इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, देन इट शुड परफॉर्म दिस एक्शन। ओके। तो अभी हमारा 3 ग्रेटर देन 5 क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स। तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मेरा होता 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू एंड 3 ग्रेटर देन 1 इज ऑल्सो ट्रू, so it is going to perform action number 1. Then comes OR logic. It is used to check whether one of the condition meets before performing an activity. पीयूष पीयूष अभी जो लास्ट वाला समझा एक बार दोबारा समझाना। हाँ, तो इसको मैं UI पाथ से समझाऊं, शायद हाँ ज्यादा यूआई इजी पार्ट। समझ में आता है। मैं एक इफ एक्टिविटी लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी, लेट्स से 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा 3 ग्रेटर देन 2 भी है क्या। कोई भी मैंने दो कंडीशन लिखी, अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये ट्रू है ट्रू है। और ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू का मतलब क्या हुआ, ट्रू। ट्रू। तो ये मेरा जो मैसेज बॉक्स है ये वर्क करेगा। ठीक है, ओके। बट अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक 3 इज ग्रेटर देन 4, तो मेरा पहला वाला ट्रू है, हाँ। दूसरा वाला फॉल्स है। हाँ। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स। तो अभी मेरा ये मैसेज बॉक्स प्रिंट नहीं होगा। ओके। देखो अभी ये साइन देख रहे हो, ये यहाँ पर आया, इसने ये एग्जीक्यूट करा, इसने देखा भाई कंडीशन फॉल्स है, तो इसने एल्स में जाके ब्लैंक सीक्वेंस पे एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा और लॉजिक। और लॉजिक कहता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो मीन्स कंप्लीट ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। ओके। तो अब इस केस में एक कंडीशन ट्रू है फर्स्ट वाली, तो मैं हाँ। दूसरी को देखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा मैसेज बॉक्स रन कर देगा। ठीक है, ओके। अब अगर लेकिन मेरी ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती, सॉरी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है और ये वाली भी फॉल्स है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, ओके। नाउ एंड और लॉजिक क्लियर हो गए। हाँ। ओके, देन वी आर कम टू कंडीशनल्स। ओके, तो अभी थक गया है या कंटिन्यू करूं। हाँ कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनल्स क्या होते हैं, conditionals are statements that are created by the programmer which evaluates action in the program and evaluates if it is true or false. तो बेसिकली कंडीशंस, जब हम कोई कंडीशन बनाते हैं हम चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ ट्रू है, क्या ये चीज़ फॉल्स है, एंड उसके बेस पे हम हमारा नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट। तो जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर ये कंडीशन है, एक फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, एक कंडीशन का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा राइट। आउटपुट। तो अगर हमारा कंडीशन आता है ट्रू तो हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है, एंड इफ इट इज नॉट ट्रू तो हमें मैंने कुछ ये और एक्शन एक्शन परफॉर्म परफॉर्म करना करना है। है। ठीक है। सिमिलरली लाइक अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हेलो आ जाए, नहीं है तो हाई प्रिंट हो जाए। ओके। एंड कंडीशंस हमेशा एक बूलियन वैल्यू होगी, मतलब अगर हम 3 ग्रेटर 9 लिखते हैं तो इसका रिजल्ट एक बूलियन होगा, दैट इज लाइक फॉल्स, और फॉल्स दैट इज फॉल्स। तो अगर मैं इस पूरे की जगह सिंपली फॉल्स लिख दूं दैट इज ऑल्सो वैलिड, और इसकी जगह अगर मैं
2 < 1 ये लिखता हूँ तो वो भी फॉल्स ही है, ठीक है। ओके। दैट इज अ कंडीशन। नाउ कंडीशनल्स में हमारे पास होते हैं, एक अभी हमने अभी देखा। एक सेकंड मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हम्म। हाँ, जो भी अभी ये समझाया है ना कंडीशनल्स, और इससे पहले एंड और गेट समझाए थे, हम्म। वो बेसिकली तरीका है ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज को पास करने के लिए। ट्रू और फॉल्स, अगेन फिर से क्वेश्चन पूछना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एंड गेट जो था और गेट जो था, हम्म। मतलब एंड में अगर कोई भी वैल्यूज डिफाइन करी है हमने, ठीक है, हम्म। अगर वो ट्रू आ रही है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, राइट। हम्म। और जब हमें मैसेज उसका कुछ भी प्रिंट करवाना है ना, तो हम्म। हमेशा हम एक वैल्यू दे सकते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर रिजल्ट ट्रू आया तो ये वैल्यू दे देंगे, और हम्म। फॉल्स आया तो ये वाली वैल्यू दे देंगे। हाँ। तो मतलब इसका लॉजिक यही है ना कि मतलब एक वैल्यू देने का कि भाई अगर ये वाला सीन होता है तो ये वाला रिजल्ट जाएगा, और ये सीन होता है तो ये वाला रिजल्ट जाएगा। हाँ, बेसिकली सिर्फ नॉट ओनली रिजल्ट, लाइक तुम्हें क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा और हाई लेवल पे समझें, ठीक है, तो अगर मानो कि मैं मेरे किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म, तो मैं यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ। तो क्या खोलें हम, लिंक्डइन खोलते हैं। ओके, तो अभी मैंने जैसे एक कंडीशन ऐसी बनाई, कंडीशन ऐसी कुछ भी कंडीशन होती है जो ट्रू या फॉल्स थे, ठीक है। तो मैंने कंडीशन ऐसी बनाई जो चेक करे कि क्या ये पेज विजिबल है या इसका कोई एलिमेंट विजिबल है। तो लेट्स से जॉब, इफ दिस इज विजिबल then you don't have to do anything. If it is not visible, that means my id is not logged in and you need to log in. तो अगर यहाँ पे हम एक और लिंक्डइन खोलते हैं इन इनकॉग्निटो, तो अब इन दोनों पेज को हमने देखा, इसमें क्या डिफरेंट है, मेरा नेम आ रहा है डिफरेंट है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ। तो मैं कंडीशन ऐसे बना सकता हूँ, चेक करो कि ये विजिबल है या नहीं। तो उसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। नाउ इफ इट इज ट्रू कि ये विजिबल है, then you don't need to do anything, you are already logged in into the application. But if it is false, the bot is not able to find this Piyush Agarwal over here, that would mean my account is not logged in, this and this is the current state. So ओके, bot is supposed to log in using my credential. तो ये कुछ राइट। प्रोसेस के स्टेप्स है जो हम एक सिंपल ट्रू और फॉल्स पे डिसाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये एक्शंस परफॉर्म करो, एंड बट ऐसा नहीं है तो दूसरे एक्शंस परफॉर्म करो। ओके। ओके, एंड जो एंड और लॉजिक है वो सिर्फ मल्टीपल कंडीशंस को साथ में क्लब करके चेक करने के लिए होता है। एक जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे जॉब आइकन है और तो या हाँ ठीक है, अगर मेरे पास लिंक्डइन का सिंबल ओपन है यहाँ पे विजिबल है और मेरे पास पीयूष अग्रवाल है, ये दोनों मतलब मैंने एक एंड से अगर जोड़ दिया, तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या लिंक्डइन ही खुला हुआ है एंड क्या लिंक्डइन पे ही मैं लॉग्ड इन हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं करना, देन मैंने चेक करा क्या लिंक्डइन ही खुला हुआ है और मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, मतलब लिंक्डइन एंड पीयूष अग्रवाल। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिंक्डइन तो खुला हुआ है लेकिन वो पीयूष अग्रवाल लॉग्ड इन नहीं है, तो फॉल्स आ गया। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, मैं लॉग इन करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो दैट इज जस्ट एंड, मेरे को कोई दो कंडीशन को साथ में चेक करना है। तो शुड आई मूव ऑन टू द कंडीशनल्स एंड फर्दर। यस, यस, ओके, यस। तो कंडीशनल्स के लिए हम इफ एक्टिविटी का यूज करते हैं। अगर हम सीक्वेंस में हैं किसी के तो हम इफ यूज करेंगे, बट इफ इट इज अ फ्लो चार्ट, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में गए तो हम यहाँ पे डिसीजन फ्लो यूज करेंगे, दिस फ्लो डिसीजन। दोनों का पर्पस सेम होता है,
जस्ट एक प्रेफरेंस रहती है कि अगर अब तुम सीक्वेंस में काम कर रहे हो तो इफ एल्स यूज करो, एंड फ्लो चार्ट में कर रहे हो तो फ्लो डिसीजन यूज करो, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। ओके। मैं यहाँ पे भी इफ कंडीशन यूज कर सकता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू, बट वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मैं इसके अंदर फिर दो सीक्वेंस में ही वो चीज डिफाइन कर पाऊंगा। तो दिस लुक लाइक दिस। बट अगर मैं एक फ्लो डिसीजन यूज करूंगा तो यहाँ से मुझे बाहर की साइड में दिखेगा कि मैं कौन से एक्शंस को परफॉर्म कर रहा हूँ बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, ओके। देन कंडीशनल्स इफ, एलिफ, एल्स। तो अभी हमने पढ़ा इफ एंड एल्स। एक कंडीशन है, वो या तो ट्रू या फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करा देन सेक्शन में, फॉल्स हुई तो एल्स सेक्शन में परफॉर्म करा। राइट। अब इफ एल्स इफ हमें क्या देता है, मल्टीपल कंडीशंस को लगाने का तरीका। लाइक अगर हम चाहें तो उसको करने के दो तरीके हैं। पहला गंदा तरीका, हमने कंडीशन लगाई इफ इट इज ट्रू, देन सेक्शन में गए एंड यहाँ पे एक कुछ स्टेटमेंट कर दिया। एल्स मैं कोई डिफरेंट कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, लेट इट बी 2 ग्रेटर देन 8, तो मैंने कुछ और एक एक्शन कर दिया एंड देन मैं अगेन शो एल्स में जा सकता हूँ, फिर एक कंडीशन चेक कर सकता हूँ। तो एक ये क्या हो गया, इफ एलिफ, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो, देन एल्स। तो मैं एन नंबर ऑफ एलिफ लगा सकता हूँ लगाने को। ओके, ओके। ये होता है गंदा तरीका। अब अच्छा तरीका क्या होता है, एक होती है एक्टिविटी एल्स इफ। ये जस्ट आइडिया सेम है, बस करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे भी मैंने लाइक मेरी कंडीशन लिखी ट्रू, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये देन सेक्शन रन करें, एल्स मैं यहाँ पे एल्स इफ ऐड कर सकता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगेन ट्रू। अगर मेरा पहला कंडीशन, ये क्या होगा, अगर पहला कंडीशन मेरा फॉल्स है तो मेरा ये सेकंड कंडीशन चेक होगा। फिर मैं यहाँ पे एक और चाहूँ तो एल्स इफ लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं कोई कंडीशन डाल सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ। तो ऐसे में नंबर ऑफ एल्स इफ कितने भी डाल सकता हूँ, एंड चाहूँ तो एक एट द एंड एल्स कर सकते हैं। एल्स का मतलब इसके ऊपर अगर कुछ भी काम ना करे तो इसको अप्लाई कर दो। तो अगर हम इसको और एक बार समझ लें अगर, तो कॉपी एस इमेज, तब बॉट कैसे चलेगा, इसको यहाँ से लिया तो बॉट आया एल्स इफ पे, उसने चेक करा कंडीशन 1, इसने क्या चेक करा, क्या है कंडीशन फॉल्स, तो ये देन सेक्शन में नहीं जाएगा, नीचे आएगा और फिर ये वाली कंडीशन देखेगा। अच्छा भाई तुम ट्रू हो क्या, ट्रू एंड फॉल्स, अरे ट्रू एंड फॉल्स का आउटपुट तो फॉल्स होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो अगेन ये देन सेक्शन को स्किप करके नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। अब देखेगा क्या तुम ट्रू हो, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया ट्रू। तो अब ये इसका देन सेक्शन परफॉर्म करेगा, देन परफॉर्म होने के बाद बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके। एंड इफ अगर ये वाला भी हमारा फॉल्स होता ऑल्सो था। तो क्या करता है, ये यहाँ से भी एल्स में चला जाता कि भाई ऊपर डिफाइन सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो ऐसी स्टेट में मैं ये वाला एक्शन परफॉर्म करूंगा। राइट। ओके, राइट। क्लियर। क्लियर। देन कंडीशनल्स, नेस्टेड इफ एल्स जो हमने समझाया If था I अभी। think this is sufficient for today. ओके, cool. Yeah. So we will start from tomorrow for the flow decision. Just write 13.1. We have already studied this nested if else. Instead of this, you would be using else if. Okay. Okay.
Cool. Let's meet tomorrow. I will just stop this recording.